लगता है शुरू। आशा दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है अब? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। बेटा अब इसमें देखो, पहला सवाल लिख लिया, बीकेयू कहाँ का संगठन है? मेरठ युक्त उत्तर प्रदेश का, और ये बोर्ड ने पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। अब देखो बीकेयू में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो कहाँ का संगठन था? देखो दो सवाल है, बीकेयू आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, ये सवाल का आंसर तो आएगा उत्तर प्रदेश मेरठ। देखो दो अलग अलग सवाल है। पहला सवाल तो कौन सा, बीकेयू आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश मेरठ से। कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश मेरठ से। और कहाँ का संगठन था, तो पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश। कंफ्यूज मत होना, फिर से बता रहा हूं आंसर, सवाल आ जाए बीकेयू आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश मेरठ से। कहां से शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और कहां का है? पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। बताओ क्या दिक्कत आई? क्लियर है क्या? यस सर। अब आगे देखते हैं। यस सर। देखो इसकी मांगे क्या क्या थी, पहले आप सुन लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ, लिख भी देता हूँ, है ना। पहली मांग तो देखो, इसका मेन कारण क्या था? उदारीकरण जब हुआ, उदारीकरण हुआ तो रास्ते खुलेंगे, सारी विदेशी कंपनियां आएंगी, और आप जानते हो उदारीकरण में न्यूनतम समर्थन मूल्य या प्रोटेक्शन जो थ्योरी होती है, यानी कि भारतीय उद्योगों को भारत सरकार सहायता ना दे, इसकी बात कही गई थी, है ना। क्या कहा गया? देखो खुली प्रतियोगिता क्या होती है? खुली प्रतियोगिता जिसमें किसी का भी सहयोग ना हो, सहयोग ना हो, ये कौन सी प्रतियोगिता कहलाती है? खुली या बाजार मूलक प्रतियोगिता कहलाती है। अर्थशास्त्री तो बहुत बढ़िया समझ रहे होंगे, समझ रहे हो बेटा? ऐसी प्रतियोगिता जिसमें सब स्वतंत्र होकर निर्णय ले सके, स्वतंत्र होकर व्यापार कर सके, कोई किसी को साथ देने वाला नहीं हो। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक टीम में तो 15 लोग हो जाए और एक में 11, ये तो अन्याय हुआ ना। मैच तो 11-11 में होना चाहिए। तो खुली प्रतियोगिता क्या है कि विदेशी उद्योग यहाँ आएंगे, विदेशी कृषक यहाँ आएंगे और वो खुला माल बेचेंगे। अगर भारत का अच्छा हुआ तो भारत का बिक जाएगा, और विदेश का अच्छा हुआ तो विदेशी बिक जाएंगे। एक एग्जांपल देखो आप, मंडी चले क्या? मंडी, गेहूं की मंडी, कुकरखेड़ा चले? क्या खरीदोगे? यस सर। गेहूं खरीदे? अब देखो यस सर। भारतीय गेहूं 2200 के आसपास बिकता है, एक एवरेज मूल्य। क्या भाव बिक रहा है? 2200। कहाँ का गेहूं है? भारत का। अपन कौन सा खाते हैं? 2000 के आसपास का, यही खाते हैं ना। औसत मूल्य 2200 के आसपास, हम जो यूज करते हैं घर में 2200 के आसपास का यूज करते हैं, है ना। आप में से कोई अगर खरीदारी की हो, अभी पता हो तो, है ना। अब देखो अमेरिका से गेहूं आया, वो क्या भाव आ जाएगा? 1200 रुपए किलो। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है क्या बेटा? राहुल गुज्जर, समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो यस सर। एक तो गेहूं भारत का, एक गेहूं कहाँ का? अमेरिका का। अब बताओ आप खरीदने गए, कहाँ गए? मंडी में। कौन सा गेहूं लोगे? गेहूं सेम है दोनों, अमेरिका वाला लोगे या भारत वाला? अमेरिका वाला लेंगे। भारत वाला। अमेरिका वाला क्यों नहीं? भारत वाला। चलो भारत भारत वाला वाला लेंगे सर। 2200 रुपए देके। भारत वाला इधर लेंगे। चलो हाँ। बढ़िया बात है। एक एग्जाम्पल और देखो, गुड़िया जानते हो? गुड़िया, बुढ़िया नहीं, गुड़िया, डॉल, ये तो जानते हैं ना हम। यस सर। बढ़िया बात है। अब बच्चियां जवाब देना मेरे को, है ना। एक गुड़िया आ रही है 700 रुपए की, इंडिया की है। सेम गुड़िया 100 रुपए की आ रही है, चाइना की है। बताओ भाई कहाँ की लेके आओगे? चाइना की। चाइना की।
इंडिया चाइना की इंडिया क्यों नहीं ले रहे? महंगी है वो, महंगी है बेटा, यहाँ भी तो मैंने यही कहा है ना। भारत का गेहूं क्या आ रहा है? महंगा आ रहा है। क्यों? लागत मूल्य ज्यादा है, विकसित नहीं है, इसलिए। ये किसान आंदोलन इसीलिए हो रहे थे। बात समझ में आई? उदारीकरण में ये सारे रास्ते खोले जा रहे थे कि बाहरी लोग आए और खुलकर व्यापार करें। तो हमारे तो यहाँ मूल्य कम हो नहीं रहा, उनका मूल्य पहले से ही कम है, तो हम तो बर्बाद होंगे कि नहीं होंगे? ये बात समझ में आई? अरे चीन के तो उद्योग इतने संपन्न हैं कि वहां लागत मूल्य क्या आता है? कम। और लागत मूल्य कम आने के कारण वस्तुएं क्या होती हैं? सस्ती। अपने लागत मूल्य क्या आता है? ज्यादा। लागत मूल्य ज्यादा आएगा तो वस्तुएं होंगी महंगी। तो आप बताओ, चीन वालों को आने देना चाहिए क्या? नहीं। इसीलिए एक कारण तो ये था विरोध करने का कि भाई जो कृषि में प्रतियोगिता है, भारत जो WTO में जा रहा है, कहा जा रहा है? WTO। पूरा नाम क्या है बताओ भाई? WTO का पूरा नाम विश्व व्यापार संगठन। अंग्रेजी में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अंग्रेजी से तो अपने को मतलब नहीं है ना, मतलब किससे? हिंदी से। विश्व व्यापार संगठन कब बना था? 1 जनवरी 95 को बना था। 1995 30 दिसंबर 94 को तो एग्रीमेंट हुआ और 1 जनवरी 95 को ये चालू हो गया था। अब इस पर भारत साइन ना करे, इसीलिए महेंद्र टिकेत साहब, कौन? महेंद्र टिकेत साहब ने क्या किया था? आंदोलन किया था कि भारत को WTO के एग्रीमेंट को साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या कहता है कि कोई भी देश अपने अंदर किसी भी देश को व्यापार करने से रोक नहीं सकता। और ये टैक्स को कम करने का प्रावधान था कि पूरा जो विश्व का व्यापार है उसे खोल दिया जाए, एक दूसरे देशों में आराम से जाएं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कौन सॉर्ट आउट करेगा? WTO। कुछ कुछ समझ में आया क्या? एक बात तो हमने ये सीख ली कि उदारीकरण क्या था, 91 में अपनाया गया, विश्व के व्यापार के लिए रास्ते खोले गए, बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में आया गया। बंद अर्थव्यवस्था क्या थी? हमने कस्में खा रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, किसी कंपनी को नहीं आने देंगे, है ना। हिंदुस्तानी तो होते ही ऐसे हैं, एक बार खड्डे में गिर गए तो खड्डे का ही ध्यान रखेंगे, चाहे ऊपर से बिजली गिर जाए, होता है ना। अरे इंडिया टीम का मैच देखा क्या आपने? जहां कैच छूटता है वहीं फील्डिंग लगाते हैं ना। हिंदुस्तानियों की ये बड़ी अच्छी आदत होती है कि हम जिस चीज से एक बार नुकसान खा लेते हैं उस चीज का तो जिंदगी भर याद रखते हैं। तो यही हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को देखकर हमने सोच लिया कि दुनिया में कंपनी नहीं आने देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 12 बजा दिए इंडिया के। तो ऐसे में हमने रास्ते कर दिए थे बंद। वो रास्ते कब खोले? 91 में। किसके माध्यम से? उदारीकरण के माध्यम से। बताओ कहां दिक्कत आई बेटा? एक चीज समझ में आई क्या? उदारीकरण क्या था? नहीं बैठा काम? अरे यस यस नो कुछ तो बोलो। नहीं बैठा मामला? चलो दोबारा देखो इसको। कहानी तो सुन लोगे ना, कहानी में दिक्कत थोड़ी है कोई। कहानी सुन लो। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 ईस्वी में। कब आई थी? 1600 ईस्वी में। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगे व्यापार बढ़ाया। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हटाकर बंगाल वगैरह के इलाके इसके हाथ में आ गए। फिर 1857 की क्रांति में कंपनी का शासन जाता रहा, कंपनी का शासन समाप्त। 1858 से ब्रिटिश राज चालू। क्या चालू हो गया? ब्रिटिश राज चालू। अब ये याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। कुल मिला के बात ये है कि कंपनी का राज आया था। किसका राज आया? कंपनी का राज। और कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और हमें क्या बना के चली गई? गुलाम बनाकर चली गई। इसके बाद हमने कसम खाई आजाद भारत में कि हम बाहरी कंपनियों को नहीं आने देंगे।
बाहरी कंपनियों को नहीं आने देंगे। बताओ भाई क्या दिक्कत आई इसमें? एक दो बच्चे माइक ऑन करके रखो ताकि मुझे जवाब मिलता रहे, ताकि आगे बढ़ते रहे, नहीं तो मुझे पता ही नहीं लगेगा, है ना? यस सर। अब देखो क्या हुआ, हमने कहा कि बाहरी कंपनी नहीं आने देंगे। अब हमें ये तो पता है क्यों नहीं आने देंगे, क्योंकि एक से मुंह जल गया था हमारा, और मुंह जलने के बाद फिर आप जानते ही हो, है ना, छाछ को फूक फूक के पीते हैं। ये व्यवस्था कब तक रही? 91 तक। ये कौन सी व्यवस्था थी? बंद अर्थव्यवस्था। कौन सी थी? बंद अर्थव्यवस्था। बाहरी कंपनियों को हमने आने से मना कर दिया कि नहीं भाई, एफडीआई नहीं अपनाएंगे। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। बताओ कहाँ दिक्कत आई? ठीक है, हमने बंद कर दिया। सर बिल्कुल नहीं, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था हमने अपना ली, विदेशी निवेश को हमने मना कर दिया। अब धीरे धीरे मामला 91 में आया, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हम उत्पादन कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में मजबूर होकर हमें क्या अपनाना पड़ा? उदारीकरण अपनाना पड़ा। क्या अपनाना पड़ा? उदारीकरण कह लो, वैश्वीकरण कह लो, एक ही बात है। ठीक है, इसको एक नाम और देते हैं, भूमंडलीकरण। एक ही बात है, कहाँ दिक्कत है? भूमंडलीकरण। समझ में आया गणित? कि जब हमने विदेशियों को आने से मना कर दिया, लेकिन हम जनसंख्या को नहीं रोक पाए, उत्पादन को नहीं बढ़ा पाए। भाई 100 आदमी थे पहले, है ना? खाने वाले गांव में कितने आदमी थे? 100 आदमी थे, तो उनका काम चल रहा है। बेटा आज प्रॉब्लम है नेटवर्क में, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, राहुल गुज्जर, है ना? अब क्या करें, 2 बार तो मैंने क्लास ऑफ करके ऑन कर ली, बिल्कुल भी अब ये समस्या सर, है ही। बिल्कुल भी सर, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, मतलब ब्लैक ब्लैक आ रहा है सर स्क्रीन पे। किसी को भी नहीं दिख रहा? दीक्षा, नो सर, मेरे को दिख रहा है सर। सर दिख रहा है। दिख रहा है बेटा? ब्लैक आप ब्लैक आ रहा है बताओ। सर अरे स्क्रीन पे। कोई बात नहीं, कोई बात सर। कोई बात नहीं, कुछ लोगों को दिख रहा है, इसका मतलब राहुल आपके यहाँ से दिक्कत है बेटा, है ना? आप जगह चेंज करो, थोड़ी बहुत हो जाएगा एडजस्टमेंट, बाकी क्लास चलने दो, है ना? देखो हुआ क्या, नेटवर्क आप देखो 3 चीजें हैं। जनसंख्या हमारी बढ़ी, क्या बढ़ी? जनसंख्या बढ़ी। उत्पादन भी बढ़ना चाहिए था भाई, पहले 100 ही आदमी खाने वाले थे, अब हो गए 1000 आदमी, तो उत्पादन बढ़ाना चाहिए था कि नहीं बढ़ाना चाहिए था? बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बढ़ा। जब उत्पादन नहीं बढ़ा तो चीजें तो चाहिएंगी, या तो खुद बनाओ या बाहर से लाओ। इसीलिए हमने ये चीजें बाहर से मंगवाई। कहां से मंगवाई? बाहर से। तो यही क्या कहलाया? वैश्वीकरण या उदारीकरण कहलाया। जो बंद रास्ते थे उनको हमने खोल दिया। बताओ कहानी समझ में किसके नहीं आई? अदिति जांगीड़, आ गई सर। ठीक है ना? उदारीकरण क्या था, समझ में आया? अब देखो मामला देसी भाषा में समझते हैं अपन। भारत के किसान कैसे होंगे 91 में, आप समझते थे, है ना? वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, कृषि हाथों से होती है, गाय बैलों से होती है, कुल मिला के पिछड़े आधारित व्यवस्था पर हमारी व्यवस्थाएं थी। अब यहाँ पर ऐसी व्यवस्था में हम आधुनिक देशों का मुकाबला कैसे कर पाते भाई? एक तरफ तो कौन से हैं? विकसित देश, और एक तरफ गरीब पिछड़ा भारत। दोनों में कैसे मुकाबला हो? और भारत ने रास्ते और खोल लिए, क्या अपनाकर? उदारीकरण के। बताओ विरोध होगा नहीं होगा? तो भारत ने विरोध कर दिया शुरू। ये आंदोलन, एक कारण इसमें ये भी था, समझ में आया? अब और कारण देखते हैं। इसमें दूसरा कारण था न्यूनतम समर्थन मूल्य का। क्या था? न्यूनतम समर्थन मूल्य का। अब ये क्या चीज है ये भी देख लो, है ना? न्यूनतम समर्थन मूल्य, एनएसपी। अभी बीकेयू और बीकेयू वाले भी यही कह रहे थे, और अभी वर्तमान में जो चल रहा है ना आंदोलन, वो भी यही कह रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं साहब आप किसानों की मांगे जानते ही नहीं हो, किसानों के बारे में जानते क्या हो? आज आप किसानों के एक्सपर्ट बन जाओगे। क्या मांग है, क्यों मांग रहे हैं और कैसे मांग रहे हैं, है ना? देखो ये वो प्राइस है, ये वो मूल्य है जो फसल बोने से पहले तय होता है। कब तय होता है? बोने से पहले ही तय हो जाता है।
ठीक है बेटा, अब ये देसी भाषा में समझो। जैसे मान लो आप सारे के सारे किसान हो, है ना, सारे के सारे भारत के किसान हो, और मान लो इस बार आपने गन्ना बो दिया या बाजरा बो दिया। क्या बो दिया? बाजरा। बाजरा हुआ भयंकर, सबने बोया तो भयंकर ही होगा, है कि नहीं है? और इस बार कोई त्रासदी भी नहीं हुई, ना अकाल पड़ा, ना ओले पड़े, ना कोई बाढ़ आई, ना सूखा पड़ा, बढ़िया मौसम रहा, अच्छा बाजरा हुआ, है ना। और बाजरा हुआ कैसा? बहुत ज्यादा। देखना एग्जाम्पल बड़ा मस्त है ना। बाजरा सबने बोया, बाजरा हुआ ज्यादा, तो मूल्य क्या होगा भाई? फसल क्या हुई? ज्यादा, तो मूल्य क्या ज्यादा। होगा? कम। तो कम। हालात हो गए खराब, खरीदार कोई मिला ही नहीं, खरीदार कोई मिला ही नहीं, और किसान के नसीब खराब। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? सबने क्या वो दिया? बाजरा। बाजरा हुआ ज्यादा, ज्यादा हुआ तो मार्केट में कीमत होगी कम, इतना तो हम जानते हैं। चीज ज्यादा तो कीमत कम, चीज कम तो कीमत ज्यादा, तो कीमतें आ गई कम, खरीदार कोई बचा ही नहीं। ऐसी स्थिति में अगली बार कोई बाजरा बोएगा ही नहीं, यही होगा। अगली बार बाजरा कौन बोएगा? कोई नहीं बोएगा, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार ने ये चालू किया। क्या चालू किया? न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार प्रकट हुई, ये लो साहब आपकी सरकार आ गई, ये मार्कर पे है ना, सरकार है। इसने वादा किया कि किसान भाई बहनों आप टेंशन फ्री हो जाओ और आप बिंदास होके क्या बो? बाजरा बो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको 900 रुपए किलो के भाव से, है ना, मैं बाजरा खरीद लूंगा अगर कोई नहीं खरीदेगा तो। इसने तय कर दिया, सरकार ने पहले से ही तय कर दिया बोते समय कि भाई अगर बाजरा आपका 900 से ज्यादा कहीं बिके तो आप वहां बेच देना, बाहर जाके कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं खरीदेगा तो 900 रुपए में तो मैं खरीद लूंगा। ये बात किसने कही? सरकार ने कही। बताओ कहां दिक्कत आई इसमें? एग्जाम्पल और कहानी किसके समझ में नहीं आई बताओ? बैठा मामला बेटा? यही क्या था? न्यूनतम समर्थन मूल्य था। अब मांग क्या हो रही है कि ये प्राइस बढ़ाया जाए, ये प्राइस बढ़ाया जाए। एक मांग तो ये है। दूसरी मांग क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% खरीद हो, कि जितना भी उगाया जाए वो ले, कोई नहीं ले सकता। सरकार बेचारी वैसे ही गरीब, है ना, इतना देश वैसे ही पिछड़ा हुआ, देश पे तो कर्जा है दुनिया भर का, कहां से ले लेगा? ले ही नहीं सकता। तो फिर ये क्या करते हैं? नियम लगाते हैं। कभी कांटा नहीं लगाते, कभी अधिकारी नहीं आते, कभी कोई, है ना, नाज को गीला बता देता है, कभी कोई काला दाना बता देता है, कभी कोई फंगल बता देता है। कुल मिलाकर 50% से 30% के बीच में तो फसल को खरीद लेते हैं ये लोग, बाकी नहीं खरीदते। इसीलिए फिर पंगा होता ही रहता है, ना तो किसानों का भरोसा सरकार पे है, ना सरकार का भरोसा किसानों पर है। गलत यहाँ दोनों ही है। कैसे? सारे किसान एकजुट हो जाएं तो भी समाधान हो जाए। आप देखो पूरा भारत आंदोलन कर रहा है क्या? नहीं। तो किसानों में एकजुटता नहीं है, इस सरकार को झुकना पड़ेगा, है कि नहीं है? और सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि चाहे किसान हो, चाहे आम जनता हो, चाहे कोई भी हो, उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। क्योंकि सुनेगा कौन? सरकार नहीं सुनेगी तो, है ना, ये बात भी हमें समझनी चाहिए। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, ये उसको चुन के भेजा है। लेकिन ये मोदी जी को हमने चुनकर भेजा है, जिम्मेवारी दी है, तो उस जिम्मेवारी को पूरा करना मोदी जी की नैतिक जिम्मेवारी है। बताओ भाई इसमें क्या दिक्कत है यहां तक? क्लियर? अब इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को किसान मानने को तैयार, सरकार मानने को तैयार नहीं है। दूसरी दिक्कत ये। तीसरी देखो, इन्होंने बिजली की कीमतों को तय करने की बात कही। क्या कहा? मुफ्त बिजली दो भाई, किसानों को क्या दो? मुफ्त में बिजली दो, कृषि के संसाधन उपलब्ध करवाएं, और बहुत सारी मांगे इनकी थी। और इन सब मांगों को लेकर आंदोलन होते ही चले गए। अब अपने को दो सवाल याद रखने हैं, रेयत और सेतकारी। ये बोर्ड का आया हुआ सवाल है। रेयत और सेतकारी किसान आंदोलन कहां कहां के थे?
शेतकारी तो कहाँ का है, महाराष्ट्र का, और ये शायद कर्नाटक का है, मैं देख के बताता हूं अभी कहाँ का है ना। रेयत तो कहाँ का है, शेतकारी तो है महाराष्ट्र का, और रेयत बेटा अभी इसमें दे नहीं रखा कहाँ है, कहीं आएगा तो मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, वैसे कर्नाटक का ही है ये, मुझे अच्छे से याद है ना। तो आप ये लिख लेना, लिखो रेयत और शेतकारी, रेयत और शेतकारी आंदोलन कहाँ कहाँ के थे और किस प्रकार के आंदोलन हैं। रेयत और शेतकारी आंदोलन कहाँ कहाँ के हैं और किस प्रकार के हैं। तो रेयत तो कहाँ का है, कर्नाटक का, और शेतकारी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। कर्नाटक का ही बेटा है ना, रेत कहाँ का है, कर्नाटक का ही है। आज का टाइम कंप्लीट, आज की क्लास डिस्टर्ब रही, कल अपन इसी बुंदे को है ना, बीकेयू वाले को एक बार ऊपर से लास्ट तक नीचे तक अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो रेयत से संबंधित जितनी भी अपने किसान संगठन से संबंधित जितनी भी बातें आप पढ़ना, जो जो सवाल बने उनको कल अपन क्लास में वापस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।